हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 12 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे इस बात पर कि ये जो लेक्चर है ये अगले 3 चैप्टर जो एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन काल के जो इतिहास का जो बुक है उनको समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछला लेक्चर भी उसी पर बेस्ड था और आज का लेक्चर भी हम लोग यही समझेंगे कि आगे जो 3 चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको समझने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए जो थोड़े बहुत तथ्य की जरूरत है उनको हम लोग कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग महाजनपद तक पहुंच गए थे कि कैसे जो है महाजनपद का विकास हुआ और शहर बना। जब लोहे की खेती का मतलब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो खेती में जो है एकदम से क्रांति आ गई और जो है उपज बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। एक तो खेती की जो जमीन थी उसकी संख्या में वृद्धि हो गई और इसके साथ ही उपज में भी वृद्धि हो गई। चूँकि पहले खेत उस प्रकार जोते नहीं जाते थे, अब जो है खेत अच्छी तरह से जोत करके जो है बोने के कारण फसल बोने के कारण जो है उत्पादन में वृद्धि हुई। और दूसरी बात ये थी कि इससे पहले जमीन जो बहुत दिनों से परती पड़ा हुआ था, जब से पृथ्वी बना तब से ही परती बना हुआ था जमीन, और इस कारण से मिट्टी जो है बहुत कठोर हो गया था। और लेकिन जब लोहे का खोज हुआ तो उसके हल से जो है जमीन को जोतना बहुत आसान हो गया और मजबूत से मजबूत मिट्टी में हल चला करके खेती की जा सकती थी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि खेती के उत्पादन में वृद्धि होने से जो है कैसे व्यापार वाणिज्य फैला और व्यापार वाणिज्य फैलने के कारण शहर का विकास हुआ और शहर में राजा बने और धीरे धीरे एक जो है गांव जो है जनपद बना और जनपद के बाद महाजनपद बना। इस तरह हमारे जो इस काल में 600 ईसा पूर्व के पास आते आते हम लोगों को 16 महाजनपद भारत में दिखने लगते हैं। ये 16 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से 3 हम लोगों को जो है बिहार में है, मगध, अंग और लिच्छवी। ये 3 आपको सबसे साइड में जो दिख रहे हैं ये 3 वाले मगध, अंग और लिच्छवी, ये जो है बिहार में थे। और इन 16 पर ही 16 को जीत करके फिर मगध में मिला लिया जाएगा और मगध जो है पूरे भारत का एक जो है एक छत्र शासन वाला जगह बन जाएगा। जैसे हम लोग अशोक को देखेंगे आगे, फिर आगे लगातार मगध के बाद मगध अपनी राजधानी पर, अभी तो राजगिरी रखा हुआ है जो आज का राजगीर है, फिर बाद में पटना स्थानांतरित हो जाएगी। और उस समय के लिए पटना जो है सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र और सब चीज से परिपूर्ण था पटना उस समय में। और पूरे भारत में एकमात्र जगह हमें दिखती है जहां से पूरे भारत का शासन होता है। अब जो है यहाँ पर हम लोग पहले ये समझ लेते हैं एक बार कि पहले तो 16 महाजनपद का नाम देख लीजिए कि कौन कौन कहाँ पर है। तो सबसे पहले बिहार में 3 है, मगध, अंग और लिच्छवी। मगध की राजधानी राजगिरी है, अंग की राजधानी चंपा और लिच्छवी की राजधानी वैशाली। लिच्छवी को कभी कभी बज्जी भी आप लिखे हुए देखेंगे। लिच्छवी और बज्जी एक ही बात है, बज्जी संघ थे और जो है लिच्छवी उसी का नाम था, बज्जी भी उसी का नाम था। अब हम लोग इससे बिहार के बगल में यूपी की तरफ चलते हैं। तो यूपी में कौन कौन से थे? तो काशी जिसका राजधानी बनारस था, उस समय वाराणसी आज का कह सकते हैं। और उसके बाद वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, और एक जो है आपको पांचाल जो था वो काम्पिल्य। ये 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 जो है यूपी में हो गए। अब अगर हम नीचे आते हैं मध्य प्रदेश इसके नीचे, तो अवंती की राजधानी उज्जैन और चेदी की राजधानी सुक्तिमती, ये 2 मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। एक आपको सबसे नीचे अस्मक की राजधानी पोटली थी जो आज के कर्नाटक का क्षेत्र में पड़ता है। फिर अब इधर आते हैं तो मत्स्य जो है ये आज के राजस्थान में पड़ता है जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अब कुरु जो है ये आज के हरियाणा और यूपी वाला जो सटा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। हम लोग महाभारत में भी इंद्रप्रस्थ की जो 5 भाई थे पांडव और कौरव, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ ही थी। महाभारत समय से ही हम लोग इंद्रप्रस्थ की चर्चा सुनते आए हैं। और ये कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी वही क्षेत्र है जो आज के हरियाणा में जो है पाया जाता है। फिर भारत से बाहर की बात करें तो कंबोज जो है भारत में भी और भारत से बाहर भी, जिसकी राजधानी हाटक थी, ये भारत के जम्मू कश्मीर वाला इलाका के आसपास
फैला हुआ था, और गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो टोटल मिलाकर के 16 महाजनपद थे, और सबसे इनमें शक्तिशाली मगध होता है। अभी जो है 600 ईसा पूर्व की बात हम लोग बात करें तो इस समय 16 महाजनपद थे। इनकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है? तो बौद्ध धर्म की एक किताब है, बौद्ध स्रोत अगर देखा जाए तो बौद्ध स्रोत के हिसाब से किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय। और जैन स्रोत के हिसाब से भगवती सूत्र। ये दो किताब थे जहां से हम लोगों को 16 महाजनपद के बारे में मतलब जानकारी मिलती है। और बौद्ध और जैन इसी काल के थे, 600 ईसा पूर्व के आसपास के इसी काल के थे। और इनके द्वारा जो लिखी गई किताब थी, इनके बौद्ध और जैन धर्म में जो लिखी गई किताब थी, वहां से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और इनमें जो है सबसे, हम अभी चर्चा की कि सबसे शक्तिशाली मगध बन जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि इतने 16 महाजनपद थे, उसमें मगध ही क्यों इतना शक्तिशाली बनता है? उस समय तो सब जगह शहर था, सब जो है मतलब अपने व्यापार वाणिज्य, शहर का विकास ही इसलिए हुआ कि व्यापार वाणिज्य फैला, धन संपत्ति की समृद्धता आई, धन संपत्ति लोगों के पास ज्यादा हुआ, तब जाकर के शहरों का विकास हुआ और जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना। तो सबके पास पैसा था, सबके पास राजा था, लेकिन मगध ही क्यों? तो इस बात के जो है कई कारण थे। मगध के हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, मगध के उत्कर्ष पर कि मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों होता है, मगध के उत्कर्ष पर। तो इसका सबसे पहला हम लोग जो कारण है वो मगध की स्थिति है, मगध की स्थिति। दूसरा, मगध के शासक। अब ये तो महत्वपूर्ण रीजन थे। तो इनमें से जो पहला रीजन है मगध की स्थिति, तो पहली बात कि यहाँ से गंगा नदी बहती है, यहाँ से गंगा नदी उत्तराखंड, ये जो है आपको उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, यहाँ से गंगा नदी यूपी से होते हुए बिहार और बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश जाती है, और यहाँ पर अरब सागर है, फिर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये जो बिहार और यूपी का क्षेत्र है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी आज जो है, आज या पूरी दुनिया का सबसे अगर उपजाऊ जमीन की बात किया जाए तो वो गंगा नदी का मैदान है, जहाँ से आपको दुनिया में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन यही है, और दुनिया का सबसे सघन बसा आबादी भी यही है। क्योंकि जहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा होगा, ज्यादा उपजता है, आदमी वहाँ पर ज्यादा होता है। ये आप जब हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे तो पर्यावरण में आप लोग देखिएगा, अगर पढ़े हैं तो पर्यावरण में जनसंख्या हमेशा संसाधन पर डिपेंड करती है। अगर कहीं सामान ज्यादा है तो भीड़ भी वहाँ ज्यादा होगा, और जहाँ सामान कम है, आज अगर भारत की बात किया जाए तो थार रेगिस्तान, भारत में कोई नहीं बसा है वहाँ जाकर के, क्योंकि वहाँ संसाधन ही नहीं है, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है। तो वहाँ जाकर के आदमी क्यों बसेगा? आदमी वही बसता है जहाँ उसको सब कुछ मिलता है। तो इसी तरह गंगा का जो मैदान है, ये सबसे सघन बसा हुआ और सबसे उपजाऊ स्थिति है। तो सबसे पहली बात, स्थिति में अगर सबसे पहली बात किया जाए तो ये था कि उपजाऊ भूमि। ठीक, इसके कारण सबसे ज्यादा संपत्ति का अर्जन जो है मगध के शासक ने किया। दूसरा, इसका स्थिति के कारण अगर बात किया जाए तो झारखंड, बगल में झारखंड है, बिहार के जस्ट नीचे में, बिहार से ही 2000 ईस्वी में जो है झारखंड टूट करके एक नया स्टेट बना, नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। तो झारखंड आज जो है पूरे भारत में खनिज का सबसे समृद्ध क्षेत्र झारखंड, इसके बगल में उड़ीसा और इसके बगल में छत्तीसगढ़, ये तीन जो स्टेट है खनिज के मामले में सबसे धनी है। यहाँ पर आपको हर प्रकार का खनिज मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, आपको यूरेनियम मिल जाएगा, तांबा मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है, मैग्नीज मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, सब कुछ, मतलब जितने तरह का खनिज है लगभग सब खनिज यहाँ पाया जाता है इस तीन राज्य में। झारखंड बगल में होने के कारण यहाँ के शासक को देखिए क्या चाहिए, सेना चाहिए और पैसा चाहिए।
ताकत के मामले में सेना और पैसा ये दो को बहुत महत्वपूर्ण है राजा के लिए। पैसा है तो वो जो है अपना ताकत दिखा पाएगा और खुद को बचाए हुए रख पाएगा, और अगर सेना है तो वो अपने क्षेत्र पर अधिकार बनाए रख पाएगा और दूसरे क्षेत्र पर चाहे तो अधिकार कर सकता है। और सेना के लिए सबसे जरूरी क्या था, तो सेना के लिए सबसे जरूरी था, उस समय की बात करें, आज तो गोला बारूद हो गया है, खाना तो जरूरी है ही, और खाना की यहाँ पर तो कोई कमी नहीं थी। तो पहला है शस्त्र और दूसरा है हाथी। उस समय बहुत इंपोर्टेंट था सेना के लिए, ये दो चीज सेना में रहना बहुत जरूरी था। तो शस्त्र किस चीज का बनता था उस समय में, तो लोहा से, और लोहा बगल में झारखंड है, यहाँ से मगध के शासक को मिल जाती थी। तो ये एक प्रॉब्लम खत्म हो गया सेना के लिए। ताकतवर होने के लिए राजा के पास सेना और पैसा होना चाहिए था। पैसा तो हम लोग देख लिए कि मगध सबसे उपजाऊ भूमि थी। और सेना की बात किया जाए तो सेना के लिए जो शस्त्र मतलब लोहा का जो औजार बनता था, तीर कमान बनता था, ये सारे झारखंड से यहाँ पर आया लोहा मिल जाते थे और यहाँ से शस्त्र बनाना आसान हो जाता था। अब अगर बात किया जाए हाथी की, तो ऋग्वेद में हम लोग पढ़े, पिछले लेक्चर में देखे कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद, और ऋग्वेद की रचना कब हुई है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। ये इससे भी पहले की बात है, जब ऋग्वेद में बिहार की चर्चा की गई तो बिहार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था, कीकट का। कीकट मतलब होता है जंगल, कीकट मतलब जंगल, और जंगल में तो हाथी घोड़ा की, हाथी की तो कोई कमी नहीं होती थी। तो हाथी मगध के मतलब बिहार में जो जंगल थे वहां से हाथी मिल जाते थे, शासक के पास दोनों चीज पूरा हो गया। घोड़ा, अगर घोड़ा की बात किया जाए तो भारत में घोड़ा न पहले पाया जाता था, न आज भी जो है घोड़ा, हम लोग अगर अच्छा किस्म का घोड़ा का बात करें तो वो अरब का जो घोड़ा होता है वो अच्छा माना जाता है, और अरब इस क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ से घोड़ा, जितने शासक थे सब घोड़ा सबको मंगाना पड़ता था, तो सब मंगाते ही थे। लेकिन स्थानीय तौर पर जो मिलना चाहिए था वो यहाँ के शासक को, इनमें से सबसे मतलब जो आसानी से उपलब्ध था वो मगध के शासक को उपलब्ध हुआ। और ठीक है, इतना अगर बात किया जाए तो देखिए बिहार में तो 3 था, अंग, मगध, फिर लिच्छवी था। बगल में, इसके जस्ट बगल में काशी को देख लीजिए, तो काशी भी तो बगले में था। फिर अगर बात कीजिए वत्स, जो कौशाम्बी आज का जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, वो भी कोनो ज्यादा दूर नहीं है। ये सब भी शासक क्यों नहीं मतलब ये विकास कर लिए इतना, तो इसका दूसरा जो कारण है वो इसका जवाब देता है कि मगध का जो शासक हुआ उसकी द्वारा जो नीति अपनाई गई उसके कारण, और मगध के शासक इतने शक्तिशाली हुए और उनकी नीति इतनी प्रभावशाली हुई कि पूरे भारत पर उसने शासन किया। पूरे भारत तो छोड़िए, इधर आप चल आइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो क्षेत्र है ये बांग्लादेश है, और इसके बगल में इस साइड में म्यांमार है। ये यहाँ से शुरू कीजिए और पूरा चल जाइए यहाँ तक, इतने बड़े क्षेत्र पर शासन किया था जो मगध के सम्राट थे अशोक। अशोक का काल कब था, तो 261 ईसा पूर्व में अशोक जो है, 273 ईसा पूर्व अशोक का काल था। और 600 ईसा पूर्व से देखिए इतना कुछ बनने में तुरंत, जैसे आज हम लोग पढ़े 5 मिनट में पूरी कहानी पढ़ लिए, लेकिन इसको बनने में 5 मिनट का समय लगा था, सैकड़ों वर्ष का समय लगा। इतनी कहानी धीरे धीरे सबको अपने अंदर समेटते हुए जो है, कहानी कब से शुरू होती है, 600 ईसा पूर्व से। कहने का मतलब जब पहला शासक यहाँ पर आएगा, और तब से जो है धीरे धीरे मतलब जीतते जाएगा, और जब अशोक आता है तो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र जीत करके मगध, और जो है पूरे मगध को, पूरे भारत और ये अगल बगल का जितना क्षेत्र था उसकी राजधानी मगध पटना को बनाता है। तो चलिए, मगध के उत्कर्ष के बारे में हम लोग जान लिए, और अब जो है हम लोग देखते हैं कि जो वंशावली थी यहाँ पर किसने जो है, कौन कौन वंश जो है शुरुआत से शासक किए। क्योंकि एनसीईआरटी में हमें राजाओं के नाम बहुत, मतलब जो प्रमुख राजा हुए उनके ही चर्चा मिलेंगे। जैसे आपको पहले अशोक के मिलेंगे, अशोक से थोड़ा पहले आइएगा तो अजातशत्रु का मिल जाएगा चर्चा, अजातशत्रु। फिर इसके बाद आइएगा तो सीधे ये लोग पहुंच जाता है आपको कनिष्क पर, एनसीईआरटी में। कनिष्क के बाद सीधे पहुंच जाता है समुद्रगुप्त पर। अब जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि ये शासक कौन थे
और इनके बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी, मतलब वो एनसीईआरटी जो हमें है वो सामाजिक परिवर्तन, इस चैप्टर में हम लोगों को जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए, प्रमुख देखिए प्रमुख जो राजा हुए, जो बड़े राजा हुए, उनके द्वारा प्रशासन में परिवर्तन होता था। बाद बाकी छोटे राजा तो पुराना कहानी को फॉलो करता था कि हाँ हमारे बाप दादा ने ये किया, हम भी उसी नियम को बनाएंगे। लेकिन कोई महान क्यों कहलाता है? जब तक कुछ अलग नहीं करता है तब तक कोई महान नहीं बन पाएगा। तो महान बनने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है। और जो महान शासक कहलाए जैसे ये सब, तो ये सब जो है कुछ अलग नीतियां लाई, प्रशासन में परिवर्तन हुआ इनके काल में। तो हम लोगों को इनके नाम पढ़ने पड़ते हैं, न कि इनके मतलब अगले पिछले जो वंशज हुए, जो छोटे, मतलब इनकी नीतियां को, इनके बाद जो शासक, इस बीच में जो शासक हुआ, अगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया तो हम क्यों पढ़े उसको? एनसीईआरटी इतिहास उसी को महत्व देता है जिसमें इतिहास में रहने लायक क्षमता होती है, उसी को महत्व मिलता है इतिहास में। तो इसी यही बात है कि ये सब के पास क्षमता थी। बाद बाकी शासक तो सिर्फ आए और शासन करके चले गए, कि उनके बाप दादाओं का दिया हुआ जो है एक तरह से समझ लीजिए कि गिफ्ट था, उपहार था कि हाँ तुम हमारे घर में पैदा हुए तो शासक बन जाओ, बस एक तरह का उपहार था, और वो आए और चले गए। लेकिन जो महत्वपूर्ण योगदान बड़े महान शासकों का रहा, उनको हम लोग देखेंगे। और ये सब पूरे मतलब एक क्रम में देख लेंगे कि किस किस प्रकार जो है भारत पर शासन करने वाले शासक हुए मगध पर। तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे शुरुआत होती है मगध पर। देखिए सब जनपद को तो हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मगध सबसे पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली होता है, तो हमको मगध का ही पढ़ना पड़ता है, और मगध का ही सिर्फ इतिहास में हमको मगध का ही पढ़ना है। तो मगध में सबसे पहले संस्थापक, मगध के वंश जो है इसको देख लीजिए, मगध के वंश, वंशावली, जो महत्वपूर्ण वंश सब शासन किए। तो इस क्रम में सबसे पहला जो आता है वो है बृहद्रथ वंश। इसके बाद दूसरा, बृहद्रथ के बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आएगा शिशुनाग वंश। चौथा नंबर पर आएगा नंद वंश। नंद के बाद आएगा मौर्य। शुंग, कन्नव, और कन्नव के बाद जो है हम लोग का अगला जो महत्वपूर्ण आता है वो है सातवाहन। ठीक है, लेकिन 7 तक जो लिखा गया है उसको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। फिर सातवाहन से कुछ जो है क्रम भंग हो जाता है। क्रम भंग तो नहीं होता है, भारत 2 भाग में बढ़ जाता है। फिर मतलब सातवाहन सब दक्षिण भारत आ जाते हैं, उत्तर भारत में कोई और शासन करने लगता है। लेकिन ये इसके वंशज है, मतलब मगध के जो उत्तराधिकारी कह सकते हैं। तो ये लगातार जो है उत्तराधिकारी रहे, लेकिन सातवाहन के समय जो उत्तर भारत पर कोई और आ जाता है वो बाहरी आक्रमणकारी थे। जो कनिष्क का काल था वो जो है बाहर से आए और उत्तर भारत पर कब्जा कर लिए। तो हम लोग उसको आगे देखेंगे। पहले इन 7 को हम लोग निपटा लेते हैं कि 7 के समय में क्या क्या हुआ इन 7 के साथ। तो इनके संस्थापक सबसे जरूरी है। तो संस्थापक का नाम पहले हम सबका जो है पहले जो है संस्थापक को देखेंगे। तो बृहद्रथ के वंश का नाम बृहद्रथ के नाम पर ही पड़ा था। इसके बाद हम लोग संस्थापक के बाद सबका जो महत्वपूर्ण शासक हुआ और उसने इसके बाद सबके कारनामे पढ़ते चलेंगे। तो अगला हर्यक वंश के संस्थापक हुए बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोक के दादाजी थे। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। और कन्नव वंश के संस्थापक थे वासुदेव। अब इनके प्रमुख शासक की बात कर लिया जाए
तो आप लोग इसके जो है प्रमुख में जरासंध का नाम सुने होंगे। जरासंध जो हमें महाभारत में भीम के साथ जो लड़ा था मल्ल युद्ध, जिसमें भीम जो है उसको 2 भाग में चीर देता है, लेकिन फिर भी वो सट जाता था और फिर से खड़ा हो जाता था। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि चीर करके इसको इस साइड कीजिए, इसको इस साइड कीजिए, तब जो है उसको दोनों अलग अलग दिशा में रख देने पर जो है फिर उसकी मृत्यु हुई। ये वही जरासंध है। जरासंध के बाद जो है बिंबिसार के बाद अशोक, इसके हर्यक वंश में अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। शिशुनाग वंश के पुत्र इसके एक ही जो है महान शासक, मतलब बड़े शासक हुए कालाशोक। महापद्म नंद के अगले एक शासक घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य में इसका पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र अशोक। पुष्यमित्र शुंग में इसके पुत्र थे अग्निमित्र, और वासुदेव के बस एक ही थे, इसमें एक ही वंश, एक ही आदमी के हम लोगों को पढ़ना पड़ता है इतिहास। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जरासंध के बारे में तो हम लोग जान लिए, और कभी कभी देखिए एग्जाम में जरासंध को मगध का संस्थापक वंश नहीं मानता है। और जो है एक ये जो है पुराण के अनुसार अगर चले हम लोग, तो पुराण के अनुसार पहला वंश था जरासंध, वृद्धरथ वंश। और अगर बौद्ध स्रोत की बात करें तो वहां से पहला वंश आता है हर्यक वंश। तो आप देख लीजिएगा एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, अगर ऑप्शन में आपको वृद्धरथ वंश रहे तो आप इसी को मारिए, और अगर ऑप्शन में वृद्धरथ वंश नहीं है तो सही उत्तर यहाँ पर हर्यक वंश हो जाएगा। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। यहाँ से कहानी शुरू होती है। बिंबिसार ने पूरे मगध पर शासक, मगध के शासक बने 544 ईसा पूर्व में। कहानी यहाँ से शुरू होगी 544 ईसा पूर्व में ये बिंबिसार मगध के शासक बनते हैं, और इसने जो है अपने राज्य के विस्तार के लिए विवाह की नीति अपनाई। इसने 3 शादियां की, ठीक है। इनमें से एक शादी में इनको काशी जो है दहेज स्वरूप मिल गया। काशी के जनपद के मतलब राजकुमारी से शादी की थी। दूसरी शादी लिच्छवी के मतलब लिच्छवी गणतंत्र में की थी इसने शादी, और तीसरा पंजाब के मद्र राजकुमारी से शादी किया था, जिसके कारण पहला तो देख लीजिए कि मगध में अब काशी मिल गया। किसके कारण? बिंबिसार ने विवाह किया तो काशी मिल गया, और लिच्छवी से अच्छे संबंध हो गए। चूंकि यहाँ से शादी का संबंध हो गया तो अच्छे संबंध होने के कारण इसकी शक्ति अब बढ़ गई। काशी मिल गया और लिच्छवी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए। तो बिंबिसार के समय इसने काशी और काशी को मिला लिया, और दूसरा जो इसने मिलाया वो था अंग, जो मगध के बगल में अंग, आज का भागलपुर वाला जो क्षेत्र है बिहार का, वो अंग को जो मिलाया वो अपने मतलब शक्ति से मिलाया था, सैनिक बल के पावर पर मिलाया था, न कि मतलब यहाँ इसकी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया जाता है कि मतलब आप कमजोर नहीं थे। इसने ऐसा नहीं है कि विवाह करके ही मतलब सब जगह क्षेत्र जीता। अंग को इसने अपने पावर के बल पर जीता था, और काशी इसको विवाह में मिला। अजातशत्रु लिच्छवी को जीत लिए। अजातशत्रु लिच्छवी को, लिच्छवी दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। आज हम लोग जो जिस शासन व्यवस्था में रहते हैं इसको गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। आज भारत गणतांत्रिक देश है, और उस समय में गणतंत्र होना, जब राजा सब जगह राजा शासक होते थे, लिच्छवी उस समय गणतांत्रिक व्यवस्था पर थे। गणतंत्र वो होता है जहां राजा को चुना जाता है, न कि पैतृक तरह से होता है कि मतलब राजा का पुत्र राजा बनेगा। ऐसा नहीं होता है, जनता के द्वारा राजा को चुना जाता है। इसको हम लोग गणतंत्र व्यवस्था कहते हैं, और लिच्छवी में यही व्यवस्था थी। लेकिन अजातशत्रु के मिला लेने के कारण यहाँ पर जो गणतांत्रिक व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। अब आता है उदयन। उदयन का नाम इसलिए मतलब हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। जो आज का पटना है, पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है। तो अब देख लीजिए मगध में कितने अभी तक मिल चुके हैं? काशी, अंग, लिच्छवी 3, और एक मगध तो खुद है ही। तो टोटल 16 में से 4 महाजनपद एक हो चुके हैं। सिर्फ एक वंश ने इस 4 को एक कर लिया, और 4 यहाँ पर एक हो गए। अब अगला आएंगे शिशुनाग वंश पर।
तो शिशुनाग वंश में अगर बात करें तो ये जो शिशुनाग है ये अवंती को मिला लेता है, अवंती को अपने शासन में मिला लेता है। और अब ये अवंती जो उज्जैन में है इसको मगध में मिला लेता है। अब 5 हो गए। इसी तरह कालाशोक किसी क्षेत्र को नहीं जीतता है, बल्कि इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया, इसलिए इसका नाम जो है थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। दूसरा बात, शिशुनाग ने क्या किया था, देखिए उदयन अपनी राजधानी को राजगीर से पटना लेकर जाता है, कालाशोक पटना से वैशाली लेकर चल जाता है। ये जो लिच्छवी का वैशाली है, चूंकि लिच्छवी इसी का भाग बन चुका था, लेकिन कालाशोक फिर से जो है वैशाली से पटना ले जाता है। ये हम लोगों के लिए उतना जरूरी है नहीं। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, इसलिए कालाशोक का नाम जाना जाता है। अब महापद्म नंद की बात करें तो ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे। इसको सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है। जिस तरह जो है आप लोग क्या नाम है, परशुराम, जिसको क्षत्रियों का अंत करने वाला कहा जाता है, इसी तरह महापद्म नंद जो है क्षत्रियों का अंत करने वाला इसको कहा जाता है, सर्व छत्रांतक। ठीक है। और ये खुद ब्राह्मण थे। इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीता था। लेकिन कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अशोक जो है कलिंग का युद्ध हमेशा अशोक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करने की नीति को त्याग दिया और उसने अपने जीवन में प्रण ले लिया कि अब इसके बाद युद्ध नहीं करेंगे। और उसने जो शांति प्रिय तरीके से अपने शासन को चलाया, अपने राज्य को चलाया, वो आज भी दुनिया के लिए एक आदर्श है। आज भी हमारे देश में देख लीजिए कि अशोक से कितने चीज लिए गए हैं। पहली बात, हमारा जो देश का झंडा है उस पर चक्र जो है बीच में अशोक चक्र, वो देख लीजिए उनसे ग्रहण किए गए हैं। अगला अगर देखिएगा तो ये जो हम लोगों का राष्ट्रीय एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है, वो जो 3 स्तंभ, एक शेर का चेहरा दिखाया गया, तीन चेहरा शेर का एक साथ है, वो भी अशोक ने जो स्तूप बनाया था वहां से लिया गया है। अशोक से बहुत चीज ग्रहण किया गया है आज के समय में, क्योंकि ये प्रेरणा का स्रोत है हम लोगों के लिए। और कलिंग युद्ध के बाद इसने युद्ध की नीति त्याग दी थी। तो कई बार क्वेश्चन हमें फंसा देता है कि कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग पर पहली बार विजय किसने प्राप्त किया, तो वो महापद्म नंद थे, न कि अशोक थे। अशोक ने दूसरी बार में विजय प्राप्त किया था, क्योंकि कलिंग फिर से इस बीच में फिर से आजाद हो गया, लेकिन अशोक फिर से कलिंग को मिला लेता है अपने में। घनानंद, इसका नाम इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को जानना जरूरी है कि घनानंद के समय में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि आप लोग चाणक्य का नाम जरूर सुने होंगे। चाणक्य जो आपको हर जगह घरों में कैलेंडर में चाणक्य नीति लिखी हुई मिलती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसने बताई। तो ये चाणक्य नीति, और इसने जो है इसी को हम लोग, चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त, सब इसी का नाम है। चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, ये एक ब्राह्मण थे। घनानंद, देखिए ब्राह्मण सब जो है राजा के दरबार में पुरोहित हुआ करते थे, उनके यहाँ पूजा पाठ किया करते थे, और राजा जो है इनको दान दक्षिणा दिया करते थे। और ये लोग जो है दान दक्षिणा पर ही निर्भर रहते थे। इन लोगों का मुख्य काम क्या था, पूजा करवाना, शिक्षा देना। तो ये सब, और इन लोगों को उपहार, लोगों के द्वारा दिए गए उपहार पर ही निर्भर रहना पड़ता था, उनका जीवन यापन उसी पर चलता था। तो राजा सब इसका बड़ी सम्मान किया करते थे, और राजा भी इनको बहुत महत्व देते थे। ये राजा लोग जो है हर काम, युद्ध करने से पहले यज्ञ करवाते थे, और यज्ञ इन्हीं लोगों के द्वारा होता था। दूसरी बात, राजा को समाज कैसा चलाना चाहिए, कि किस रूप में समाज में व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब नीति तैयार करने का काम इन्हीं लोग का था। और ये तरह तरह की नीतियां बनाते थे समाज के लिए। तो ये इसलिए राजा इनको बड़ा महत्व देते थे। लेकिन घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी अपने दरबार में। और ब्राह्मण का आज भी आप एक आदत देखिएगा कि वो टिक को बांधता है, हर समय नहाते समय टिक को खोल करके साफ कर लेगा और फिर से टिक बांध लेता है। लेकिन इसने उस दिन जो है अपने जो चुटिया थी उसको खोला और कहा कि हम तब तक अपनी चुटिया नहीं बांधेंगे जब तक हम इस बेइज्जती का बदला नहीं ले लेंगे, इस अपमान का हम बदला नहीं ले लेंगे। और इसी कारण इसने जो है वहां से निकला, और रास्ते में उन्हें जो है चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक व्यक्ति उसको मिला, बच्चा मिला, जो उस समय देखा कि बड़ा ही प्रतिभाशाली बच्चा था, नेतृत्व कौशल उसमें उसको देखा
बच्चे जब खेल खेल रहे थे, खेल खेलते समय उसकी प्रतिभा को देख करके ये बहुत प्रभावित हुए और चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गए तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इस समय भारत का अगर कहा जाए कि सबसे पुराना शिक्षा केंद्र कौन सा था, तो वो था तक्षशिला, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे। और चाणक्य ने वहां पर इसको शिक्षा दीक्षा दिलवाई और बाद में धनानंद को मार करके यही चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। फिर मौर्य वंश के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और बिंदुसार उसका पुत्र हुआ, ये भी जो है बहुत सारे क्षेत्र को जीता। और अशोक के समय हम लोग जो समझते आए हैं, इतना देर से चर्चा करते आए हैं कि यहाँ से शुरू कीजिए अफगानिस्तान से और म्यांमार तक पहुंच जाइए यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक पूरे क्षेत्र पर भारत पर जो है अशोक का शासन रहा। और इस तरह 16 महाजनपद एक हो जाता है और पूरे भारत पर एक छत्र शासन अशोक का होता है। लेकिन फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि आगे जब चलते हैं पुष्यमित्र शुंग, अगला जो वंश है शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, ये जो है इसके दरबार में एक महत्वपूर्ण बात ये आप याद रख सकते हैं, पतंजलि इसके जो है मित्र और पुरोहित थे। आप जो बाबा रामदेव का कंपनी आप लोग देखते हैं कि पतंजलि नाम है, योग जो है इन्हीं से जुड़ा हुआ है योग, तो पतंजलि के नाम पर ही रखा गया है। और इनके दरबार में ये मतलब पंडित थे, ब्राह्मण थे, दोस्त भी थे। और इनके पुत्र जो अग्निमित्र थे, अग्निमित्र जो है इसके नाम पर एक कहानी लिखी गई है, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है, तो भारत का सबसे महान कवि अगर किसी को कहा जाए तो कालिदास। देखिए वैसे तो दुनिया का सबसे महान कवि अगर किसी को माना जाता है तो वो है तुलसीदास, और भारत में और दुनिया में तुलसीदास के बाद इसी का स्थान आता है कालिदास का। तो कालिदास भी दुनिया के प्रसिद्ध कवि में एक थे और इन्होंने मालविका अग्निमित्रम की रचना की थी। तो मालविका इनकी पत्नी मतलब प्रेमिका थी और अग्निमित्र यही अग्निमित्र है जिसके बारे में इस किताब में इसकी प्रेम कहानी को दर्शाया गया है, मालविका अग्निमित्रम। और इनसे एक और बात ये था संबंधित कि एक विदेशी आया हुआ था जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि बौद्ध धर्म यहीं पर शुरू हो गया था। आजाद तो बिंबिसार के समय ही बौद्ध जो है बिंबिसार के समकालीन थे और इसी समय बौद्ध धर्म की जो है शुरुआत हो जाती है। और बौद्ध धर्म इतना प्रचलित होता है, हम लोग जब चौथा चैप्टर हम लोगों का यही हम लोग पढ़ेंगे, तो चौथा चैप्टर में बौद्ध धर्म इतना प्रचलित हो जाता है कि विदेशों से लोग मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो एक विदेशी थे जो हेलियोडोरस नाम था उसका, और वो जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए भारत आते हैं, लेकिन अग्निमित्र का संपर्क उससे हो जाता है और अग्निमित्र उसको जो है किसी तरह भागवत धर्म की शिक्षा दिला देते हैं, जो हम लोगों का हिंदू धर्म है, जिसे हम लोग विष्णु धर्म वैष्णव धर्म भी कहते हैं। भागवत धर्म जो भगवान कृष्ण की कहानी बताता है, जिसमें उनकी पूजा किया जाता है भागवत धर्म में भगवान कृष्ण की, तो भागवत धर्म की शिक्षा दिला देते हैं। और उसी ने एक अभिलेख जो है लिखा था, जो विदिशा अभिलेख है, भारत का एकमात्र अभिलेख जो है विदिशा या वेशनगर अभिलेख, ये एकमात्र अभिलेख है जो भागवत धर्म से संबंधित है। और ये कोई भारतीय नहीं, कोई एक विदेशी था, नाम था हेलियोडोरस। इसने जो है विदिशा या वेशनगर अभिलेख की रचना की थी, जिसमें भागवत धर्म के, और बाद में इसको भागवत धर्म ही अच्छा लगने लगता है बौद्ध धर्म के बजाय। आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, सब अच्छा ही है, वो तो समाज में इस तरह की बातें चलती रहती है। अगला वंश आता है कण्व वंश। इनका कुछ खास काम नहीं था, लेकिन इनके समय में शक्ति का पतन जो है अशोक के बाद धीरे धीरे भारत का जो मगध का जो शासक का शक्ति था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि वासुदेव के बाद जब सातवाहन का शासन शुरू होगा, तो सातवाहन अब पूरे भारत पर नहीं बल्कि दक्षिण भारत का शासक बन जाएगा, उत्तर भारत में कोई और वंश आ जाएगा। तो हम लोग इतना देख लिए। अब हम लोग सातवाहन से आगे चर्चा करते हैं कि सातवाहन के समय कैसे कैसे, सातवाहन से शुरू करते हैं बात।
सातवाहन वंश। अब अगर टाइम की बात किया जाए तो ये प्रथम शताब्दी में थे, प्रथम सदी। प्रथम सदी किसको कहेंगे? तो 0 से 100 ईस्वी तक, इसको हम लोग प्रथम सदी कहेंगे। ठीक है, तो प्रथम सदी में जो है सातवाहन वंश थे। ये इसके समय में भारत दो भाग में बट गया, मतलब उत्तर भारत पर कौन आ गए? कुषाण। अच्छा, एक और बात हम लोग इस बीच में छोड़ दिए कि कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए। थोड़ा सा हम लोग विदेशी आक्रमण पर चर्चा कर लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि कुषाण कहाँ से आया था। तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण होता है सिकंदर के समय, सिकंदर का। ये कहाँ का था? तो ये यूनानी था, जिसका आक्रमण होता है कब? तो घनानंद के समय। घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का। और इसी के आक्रमण के बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना। घनानंद के बाद हम लोग देखें कि मौर्य वंश की स्थापना होती है, जिसके बाद अशोक, मौर्य वंश में ही अशोक हुए थे। तो घनानंद जो है इसी के समय सिकंदर, लेकिन सिकंदर इसको विश्व विजेता कहा जाता है। इसने पूरा दुनिया को उस समय जितना दुनिया जाना पहचाना था, क्योंकि देखिए अगर हम भारत दुनिया की अगर नक्शा की बात किया जाए, अगर ये दुनिया है, पूरी दुनिया वैसे तो गोल है लेकिन एक चपटी रूप में भी आकृति आती है। तो देखिए ये जो 3 महाद्वीप है यहाँ पर, एशिया, सॉरी यूरोप, एशिया और ये अफ्रीका। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। और यहां पर आ जाता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहां पर आपको आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे वाला क्षेत्र में ये वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप है ये। इनमें से देखिए उस समय तो इतनी साधन नहीं थी, इतने बड़े बड़े जहाज नहीं थे कि इतने बड़े समुद्र को पार करके यूरोप से ये चल जाए तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कब्जा करने के लिए। तो उस समय दुनिया कहने का मतलब हो गया कि बस इस 3 क्षेत्र, 3 महाद्वीप का बात चल रहा है। अमेरिका को तो बहुत बाद में जाकर के मानव का जो है उत्पत्ति हुई, बहुत बाद में हुआ। लगभग आज से 30,000 साल पहले मानव का उत्पत्ति ही अमेरिका में हुआ है। उससे पहले अमेरिका में मानव नहीं थे। लेकिन हम लोग इतना दिन से तो यही पढ़ते आए हैं कि मानव पृथ्वी पर कब से है? तो 20 लाख साल से। ये बहुत लंबा समय होता है, 20 लाख साल, कहाँ 30,000 साल। तो यहीं से मानव यहाँ पर गए। जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो एक छोटा सा दर्रा है, मतलब ये बेरिंग जल संधि है जिससे ये जुड़ा हुआ है। और उस समय भी समुद्र में इतना पानी नहीं था जो आप स्थिति आज देख रहे हैं। उस समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। फिर बाद में ये जुड़ा, तब यहाँ से लोग विकसित होने के बाद यहाँ से यहाँ तक गए थे। फिर पानी बढ़ जाने के कारण ये गैप जो है फिर बढ़ गया और पानी जो है जगह ले लिया तो नहीं जा पाया। तो यहाँ इस सब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस सब आदमी बहुत पहले से नहीं था, बहुत बाद में आदमी जाकर के बसा। यहाँ उस समय दुनिया कहने का मतलब बस इस 3 महाद्वीप के बारे में चर्चा चलती है। एशिया, अफ्रीका और यूरोप, बस यही दुनिया थी। और सिकंदर यूरोप का था। कहाँ का? यूनान का। यूरोप में एक देश है यूनान, और यूनान का ही मकदुनिया एक जगह था, यहाँ का सिकंदर था। और इसने पूरी लगभग इस यूरोप पर जीत लिया। अफ्रीका को जीतते हुए एशिया आया, और एशिया में ही जब भारत की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर एक नदी है, रावी नदी। इसको पार करने से इसकी सेना ने मना कर दिया। क्योंकि मना करने के 2 कारण थे। इसका एक कारण तो ये माना जाता है कि घनानंद की सेना लगभग 3 साल से लगातार लड़ते आ रहे थे। पूरी दुनिया, यूरोप से निकले तो अफ्रीका को जीतते हुए एशिया पहुंचा। और उस समय तो हवाई जहाज नहीं था कि उड़ करके चल जाएगा, पैदल जाना पड़ता था। और पैदल जाने के क्रम में बहुत लंबा समय लगता था। कहीं पहाड़ पार करना पड़ता था, कहीं नदी पार करना पड़ता था, कहीं दर्रा पार करना पड़ता था। इतना चीज होने के बाद इन लोगों को 3 साल का समय लग गया यहाँ पहुंचने में। 3 साल के बाद जब यहाँ पहुंचा तो एक तो सिकंदर के सैनिक लड़ते लड़ते थक चुके थे। दूसरी बात कि लगातार घर से बाहर लड़ते रहने में कई बीमार पड़ चुके थे, कई को घर की याद आने लगी थी। तो इसी कारण से पहला तो एक कारण ये बताया जाता है कि उसकी सेना ने इस कारण से व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। दूसरा कारण ये बताया जाता है
कि ब्यास नदी जो है इसको इन लोगों ने एक भ्रम फैला दिया कि ये एक श्रापित नदी है, श्रापित नदी। ठीक है, तो श्रापित नदी होने के कारण इन लोग ही जो मान्यता थी कि जो इस नदी को पार करेगा वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ था नहीं। बस यही चंद्रगुप्त मौर्य का ही और जो है कौटिल्य का ही कहने का मतलब उसका चाल था, जो यहाँ पर उसकी सेना में इस बात को फैला दिया। और एक और काम क्या किया कि नदी के कुछ दूर पहले जाकर के जहाँ से पानी आती थी इधर की ओर, वहां जाकर के पानी में जहर मिला दिया। सिकंदर की कुछ सेना ने उस पानी को पिया तो जो है मृत्यु हो गई उसकी। तो सैनिक में ये डर और भी बढ़ गया और सैनिक ने इस नदी को पार करने से मना कर दिया। इस तरह सिकंदर के आक्रमण से तो बच जाता है, लेकिन ब्यास नदी फिर भी यहाँ पर है। भारत के इस क्षेत्र तक पंजाब में जो है ये पंजाब के शासक को जीत चुके थे। उस समय पंजाब के शासक थे पोरस और हाइड्रोस्पीस के युद्ध में ये जीत चुके थे। इसके बाद 4 और विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण। ये सारे इधर से आए थे। हिंद यवन कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ जो यूनानी लोग थे वो इस क्षेत्र में आकर के बस गए थे, जिसको हिंद यवन कहा जाने लगा। तो यहाँ हिंद यवन का आक्रमण हुआ भारत पर, लेकिन ये अस्थायी अपना जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाए, न ही कोई शासन स्थापित कर पाए। कुछ दिन के लिए शासक बने, लेकिन भारत के इतिहास में इनका योगदान ये है कि इन्होंने ही सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में हिंद यवन शासक थे, उन्होंने ही सोने के सिक्के जारी किए। दूसरा इसका योगदान ये माना जाता है कि इन्होंने ही सिक्के पर तारीख, एक निश्चित तारीख के साथ जो है सिक्के ढालना शुरू किए। पहले के जितने सिक्के मिले हैं वो तारीख के साथ नहीं होते थे, और अगर तारीख हो तो कम से कम गणना सही रूप में हो पाती है कि इस समय में ये शासक थे। सिक्का पर तारीख लिखा हुआ है, ऊपर में राजा का फोटो छपा हुआ है, बगल में नाम लिखा हुआ है, तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ से जो है इस समय में ये शासक थे। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा इसका महान मतलब बड़ा ही योगदान कह सकते हैं कि ये इसके कारण हम लोगों को इतिहास सजाने में थोड़ी सी मदद मिली। शक की बात किया जाए तो शक इस समय गुजरात, चूंकि सब आक्रमण इधर से ही होते थे, यहाँ पर तो हिमालय है, हिमालय से तो आक्रमण हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि इस साइड से आक्रमण नहीं हो पाते थे। जो भी आक्रमण है वो सिंधु नदी को पार करके ही इधर से ही आक्रमण हुए। तो शक जो है इस क्षेत्र में आक्रमण करके ये जो गुजरात मध्य प्रदेश का कहीं कहीं टुकड़ा में कहीं कहीं छोटे छोटे क्षेत्र पर शासन, इस सब में छोटे छोटे क्षेत्र में शासन करने लगे। तो शक का शासन जो है कुछ लंबा ही चला, 200-400 साल चला था, लेकिन जो भी चला छोटे क्षेत्र पर चला, और ये 5 भाग में बट गया था। 5 भाग में छोटे छोटे क्षेत्र पर शासन अपना कर रहा था। उसके बाद पहलव आए, ये कुछ खास करके नहीं गए, न ही इनका शासन ज्यादा दिन चला, ये आए और चले गए वाला बात हुआ। लेकिन अगला जो कुषाण आया, उस कुषाण का शासन लंबे समय तक चला, और इसने भारत पर जैसे हिंद यवन का एक योगदान देख सकते हैं, कुषाण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हम लोग भारत के इतिहास में देखते हैं। तो कुषाण के काल में एक साइड उत्तर भारत में कुषाण और दक्षिण भारत में सातवाहन दोनों साथ साथ चले। और कुषाण का शासन कब था? तो प्रथम शताब्दी में, लगभग 0 से 100 ईस्वी तक जो हम लोग बात करते हैं, इस समय में कुषाण। तो कुषाण के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसस। इसके पुत्र हुए भीम कड़फिसस, और इसी के पुत्र थे कुषाण सॉरी कनिष्क। ये बड़े ही महान शासक हुए। और कनिष्क के समय में भारत में, उत्तर भारत में जो है, ये देखिए उस समय एक महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ा व्यापार था वो था रेशम का, कपड़ा का जो व्यापार चलता था। क्योंकि रेशम का कपड़ा का खोज चीन में हुआ, और चीन जो है बहुत दिनों तक रेशम पर एकाधिकार बनाए रखा। उसने रेशम बनाने की विधि किसी को बताई ही नहीं। तो रेशम जो है, और इस रेशम का कपड़ा जो बनता था उसका यूरोप में भारी डिमांड था, यूरोप के लोग बहुत पसंद करते थे। तो इस कारण से यहाँ पर यूरोप में भी बड़ी समृद्धशाली शासन उस समय में था, बड़े अमीर लोग सब थे, और ये सब जो है अपनी विलासिता, जीवन के भोग विलास के कारण जो है बड़े महंगे महंगे चीज़ों का उपयोग करते थे। और इन महंगे चीज़ में एक जो है महत्वपूर्ण था रेशम का कपड़ा।
और रेशम जिस कपड़ा से जाता था उसको महत्वपूर्ण, मतलब एक उस मार्ग का नाम ही पड़ गया रेशम मार्ग। जो रेशम मार्ग इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में। और उस रेशम मार्ग जो यहाँ से गुजरती थी उस पर कुषाण का कब्जा था, और उसने यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जो है वहाँ से व्यापारी जाते थे तो व्यापारी को सुरक्षा टैक्स देना पड़ता था। हर जितने क्षेत्र से गुजरते थे उतने शासक को उसको टैक्स देना पड़ता था। और कुषाण का शासन सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, यहाँ से पूरा अफगानिस्तान वाला इलाका देख लीजिए, इतने बड़े क्षेत्र पर इसका शासन था, बहुत लंबे इलाका पर। और लंबा रेशम मार्ग, बहुत लंबे रेशम मार्ग पर इसका जो है शासन था। और इसने इससे बहुत पैसा कमाया। और भारत में सोने के सिक्के बहुत अधिक मात्रा में, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसी ने जारी किए तो वो थे कुषाण के वंशज जो कनिष्क थे। उन्होंने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, देखिए सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात किया जाए तो वो अगला गुप्त वंश आएगा, और उसके समय में भी व्यापार वाणिज्य बहुत होता है, तो उसने सोना का सिक्का बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का जिसको कहते हैं वो कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा जो है चलन हुआ था। और इसके समय में बड़े भारत के जो बड़े बड़े गणितज्ञ, जो साइंटिस्ट कह सकते हैं, उनमें एक नाम था बराहमिहिर, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। उसके बाद नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, इन सब के किताब ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है इतिहास जानने में। बराहमिहिर ने बहुत, मतलब खगोल शास्त्र जो अंतरिक्ष का अध्ययन है, सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा कैसे करता है, इन सब के बारे में उस समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। एक बात अगर नागार्जुन का किया जाए तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आप लोग एक फॉर्मूला जरूर सुने होंगे, E=mc² का, E=mc² का। ये इसी फॉर्मूला ने आइंस्टीन को आइंस्टीन बनाया था। इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। और ये तो आइंस्टीन ने बहुत बाद में आकर के 19वीं 20वीं शताब्दी में आकर के बताए थे। और नागार्जुन पहली शताब्दी में ये बात बताए थे, इसलिए भारत का आइंस्टीन इसको कहा जाता है। ये बात बहुत पहले ही नागार्जुन बता चुके थे। तो इतने बड़े बड़े महान गणितज्ञ, साइंटिस्ट, साहित्यकार कनिष्क के काल में हुए, जो अब देखिए किसी भी काल में, जैसे आज के समय की बात किया जाए, अगर भारत में अगर कोई बड़का बहुत महान कार्य करने वाले व्यक्ति हो जाए तो दुनिया स्तर पर उसका नाम होता है, इससे भारत का नाम होता है। इसी तरह अगर कोई बढ़िया, मतलब खगोल शास्त्री विद्वान अगर कनिष्क के दरबार में थे तो पूरी दुनिया के लिए वो भारत आकर्षण का केंद्र बन जाता था। और पूरे दुनिया से लोग आते थे भारत सीखने के लिए, तरह तरह का ज्ञान अर्जित करने के लिए। इससे भारत को इनकम बढ़ती थी और भारत और भी समृद्ध होता गया। तो कनिष्क के काल में भारत का जो है एक कह सकते हैं कि बहुत ही समृद्धि वाला काल रहा कनिष्क के काल। तो ये तो था विदेशी आक्रमण। सातवाहन के समय में सातवाहन और कुषाण साथ साथ चलते रहे। उत्तर भारत में कुषाण और दक्षिण भारत में सातवाहन। तो सातवाहन पर अगर चर्चा किया जाए तो सातवाहन में इसके संस्थापक थे सिमुख। और महत्वपूर्ण संस्थापक में अगर बात किया जाए तो एक तो था हाल, फिर था गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवामी। ये सब इनके महत्वपूर्ण शासक हुए, ठीक है, जो उत्तर। और इनको, ये खुद ब्राह्मण थे और इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि उस समय जाति व्यवस्था जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी वो लगभग टूट फूट हो रही थी। और इसको जब हम लोग जो है तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका नाम वहां पर आएगा, वर्ण व्यवस्था का रक्षक इसको क्यों कहा गया था। फिलहाल यहाँ पर आप इसको ये क्रम जानने के लिए सातवाहन में ये शासक हुए। सातवाहन के बाद जो हमारे यहाँ जो महत्वपूर्ण जो शासक हुए, सातवाहन के जस्ट बाद आए थे गुप्त वंश। और ये हम लोगों का अंतिम होगा। गुप्त वंश के बाद जो है सिर्फ एक ही नाम हम लोगों को जानना होता है, गुप्त वंश। गुप्त वंश, इसकी स्थापना होती है 319 ईस्वी में। सातवाहन तब तक जैसे तैसे चलता रहा। सातवाहन के बाद जस्ट जो है उसी के जो अगला उत्तराधिकारी कह सकते हैं, उसी के क्षेत्र पर जो है कब्जा किए गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के पुत्र हुए चंद्रगुप्त। इसको चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है।
और इसी के पुत्र हुए समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम लोगों को बड़ी डिटेल में पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। समुद्रगुप्त के पुत्र हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनके पुत्र हुए कुमारगुप्त। इसके बाद अगला शासक बने स्कंदगुप्त, और ये अंतिम गुप्त शासक, शक्तिशाली गुप्त शासक कह सकते हैं। और इस तरह इसके बाद जो है, जो शक्तिशाली गुप्त शासक नहीं हुए, उनका शासन धीरे धीरे छोटा होते गया और फिर गुप्त वंश का भी अंत हो जाता है। आते आते गुप्त वंश का अंत होते हुए सबसे हम लोगों को लास्ट में एक जो पढ़ना है नाम, वो है हर्षवर्धन का। ये इनका शासनकाल 647 ईस्वी तक रहा, और प्राचीन काल का अंतिम सूर्य, अंतिम हिंदू शासक इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई बड़े शासक हुए ही नहीं उत्तर भारत में, न ही दक्षिण भारत में। इसके बाद मुसलमान आक्रमण शुरू होता है, और पूरे भारत पर उसके बाद मध्यकाल शुरू हो जाएगा, और हम लोग मुसलमानों का आक्रमण पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया। जब हर्षवर्धन ये जो है उत्तरी भारत पर शासन किए, और हम लोग देखें कि चोल, चालुक्य, पांड्य, ये सब दक्षिण भारत में छोटे छोटे राजा के रूप में यहाँ रहेंगे। तो इसके साथ ही अब हम लोग ये देख लिए कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक कौन कौन महत्वपूर्ण शासक हुए भारत में, और किनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और उनके वंश जो है हम लोग देखें। अब कल हम लोग इसकी जो है अगले लेक्चर में हम लोग जो दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसको शुरुआत करेंगे। और चैप्टर में जो जो बताया गया है एनसीईआरटी में तथ्य के रूप में और कहानी के रूप में, जो डिटेल में जितना संभव हो सकेगा, जितने बातें डिटेल में दिए गए हैं आपको उतना बताया जाएगा। इससे कम तो नहीं होगा, ज़्यादा 2-4 पॉइंट हो जाए, लेकिन कम तो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें एनसीईआरटी में है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझने के लिए हम बताए। इसी तरह से कोई भी चैप्टर हो, जो बात अगर जरूरी होगा समझने के लिए, तो जरूर बताया जाएगा आप लोगों को। हम लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों का मुख्य फोकस एनसीईआरटी होगा। भले ही हम इतिहास अगर पढ़ाते जो जनरल कंपटीशन के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता है यही सब बात, चूँकि उनमें राजा का ही इतिहास पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज का इतिहास बदल चुका है, हम लोग अब इतिहास में परिवर्तन पर फोकस करते हैं कि कैसे कैसे समाज में परिवर्तन हुए। ठीक है, तो कल अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, जब ये हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।